तो आप में से कितने सारे बच्चे हैं जो कि रिलेटिव मोशन में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं? रिलेटिव मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, एक्सरसाइज शीट सॉल्व करते वक्त डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं? देखो, एक बार घूम के देखो चारों तरफ, कितनी क्लास है? ऑलमोस्ट 3/4 से ज़्यादा क्लास है। मैं समझता हूँ 80% प्लस जनता इस कैटेगरी में आ रही है ना? तो मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्यों आप लोग डिफिकल्टी फेस कर रहे हो? किसी चैप्टर को डेवलप करने का बेस्ट टाइम होता है जब वो चैप्टर चल रहा होता है। छोटे छोटे पैकेट्स में, मैंने रिलेटिव मोशन 7 लेक्चर्स में पढ़ाया, छोटे छोटे पैकेट्स में लेक्चर आता है। वापस से बोलता हूँ मैं, किसी चैप्टर को डेवलप करने का बेस्ट टाइम होता है जब वो चैप्टर चल रहा होता है। एक चैप्टर 7, 8, 9, 10 पैकेट्स में आता है आपके पास में, ओवर अ स्प्रेड ऑफ 15 to 20 days। एक पैकेट होता है, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैकेट आता है, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हम वही अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। जब हमारे पास फर्स्ट पैकेट आ रहा होता है, आया होता है, तो हमें लगता है सब कुछ ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। हम पीछे के चैप्टर में लगे हुए होते हैं, या कुछ और कर रहे होते हैं, या पढ़ नहीं रहे होते हैं। और उस केस में जिस इंटेंसिटी के साथ में कॉन्सेप्ट्स अंदर एब्जॉर्ब होने चाहिए, जो थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता है। जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, अब आप उसको समेटने के लिए बैठते हो। तो जो चीज आपको 15-20 दिन के स्पैन में एक साथ डेवलप करनी थी, धीरे धीरे करके डेवलप करनी थी, वो आपको अब एक साथ डेवलप करनी है। आपके ब्रेन के लिए इट्स टू मच। फिर दूसरी चीज क्या होती है, जब क्लास में पढ़ाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बहुत सारे कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स बताते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, वर्बली ट्रांसमिट करते हैं। आप घर पे जाके शाम को पढ़ते हो, या उस दिन पढ़ते ही नहीं हो उस पर्टिकुलर पोर्शन को, क्योंकि आप होमवर्क और दूसरी चीजें कर रहे होते हो। वो कनेक्टिंग स्टेटमेंट सारे मिस हो जाते हैं, जो कि आपको सोचने के लिए सब्सटेंस देते हैं। और ऐसे केस में आपका चैप्टर वीक रह जाता है। अब आपको मालूम नहीं पड़ता कि यार क्या करें। मतलब मैं भी इस डिलेमा में रहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो यार मुझे इतना ल्यूसिड लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सिस्टमैटिकली बता रहा हूँ, और फिर आप एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपका भी आईक्यू लेवल ठीक है। गैप कहाँ पे आ रहा है? गैप केवल इसमें आ रहा है कि आप सेम डे उस कंटेंट में उतनी मेहनत नहीं करते हो जितनी आपको करनी चाहिए। पढ़ाई इतनी आसान है ना, ट्रस्ट में। आप अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कर लो, अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइन कर दो कि मेरी ज़िंदगी में अब 2 साल क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और कौन सी चीज़ें अभी मुझे टेम्परेली होल्ड करनी है। समझदारी के साथ यदि आप वो चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर देते हो, कुछ अपने लिए रूल्स सेट कर देते हो, और उन रूल्स से अबाइड रहने की लगातार कोशिश करते हो, अपने अराउंड सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करते हो, अपने अराउंड अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाते हो, तो पढ़ाई लिखाई इतनी आसान है ना। हम इतने सारे एक्सपर्ट लोग हैं आपको असिस्ट करने के लिए, बट तब जबकि आप रोज जो पैकेट्स में आपको मिल रहा है उसको ठीक तरीके से आप करोगे। एक दिन में कितना छोटा सा कंटेंट होता है, और उसमें बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। थोड़ा सोचना होता है, शांति से आंखें बंद करके सोचना होता है कि टॉपिक क्या कह रहा है, क्या इसका फ्लो है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स है, टीचर क्या कहना चाह रहा है, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम क्या सीख रहे हैं। थोड़ा टाइम देना होता है, आंखें बंद करके थोड़ा समय देना होता है। टेबल चेयर पे बैठ के पेन कॉपी लेके अपने को थोड़ा सा देखना होता है अच्छी तरह से। ऐसा मजा आता है ना पढ़ने में, आप ऐसी मेडिटेटिव स्टेट आपको अचीव होने लगेगी ना धीरे धीरे, और आपको मजा आने लगेगा, आपके पास एक फ्लो स्टेट आने लगेगी। हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड कौन सा होता है? जब हमें अपने होने का एहसास नहीं होता है, हम फ्लो स्टेट में होते हैं। हम जब फ्लो स्टेट में होते हैं, हम जब कोई मीनिंगफुल काम कर रहे होते हैं, हम फ्लो स्टेट में होते हैं, हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड होता है। और उसको ऐसा होने के बाद में आपको कभी थकान नहीं होगी। कभी क्लासेस में होता होगा कि टीचर की पढ़ाई से आप बहुत मेस्पराइज होकर इन्वॉल्व हो, आपको मालूम नहीं पड़ता कि टाइम कितना कैसे बीत जाता है। तो ये घर पे वो स्टेट अचीव करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करना होगा। आपको अब चीज़ें डिफाइन करनी होगी, यही है बस मेरे लिए, अब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस इतना ही है। तो फिर दिल लगेगा, मन लगेगा। अदरवाइज उलझे रहोगे, हम पढ़ाते रहेंगे, कुछ 2, 5, 10 बच्चे डेवलप होते रहेंगे, और बाकी सब तमाशे की तरह आएंगे जाएंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे आपके अंदर, और आप सुपरफिशियली फ्लोट करते रहोगे। तो अभी तो क्या हुआ है, अभी तो ज़्यादा चैप्टर हुए ही नहीं ना। वेक्टर्स K1, K2, रिलेटिव मोशन, 4 ही चैप्टर्स तो हुए, 5वां चल रहा है। कोई बात नहीं, यदि हम 3.5 मंथ्स भी इसमें लगा देते हैं, अभी भी हम अपने आप को संभालते हैं। आया बहुत समय, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। चैप्टर जब चल रहा है, वो उस दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है कि आप उस दिन के सारे एग्जाम्पल्स को लिख के खुद सॉल्व करो। यार सोचो ना, आप
पढ़ रहे हो, आप नहीं चाहते हो आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका आपको उससे ज़्यादा आउटपुट मिले। आप नहीं चाहते हो आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, आपका कॉन्फिडेंस एलिवेट हो, आपको पढ़ने में मज़ा आए। क्या आप ये नहीं चाहते हो? कब होगा ऐसा? जब सेम डे पे काम करोगे। यदि आप कामों को पोस्टपोन करते रहोगे, लेक्चर को उस दिन इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। जितने आज तक टॉप रैंक बच्चे लाए ना, उन बच्चों में एक कॉमन ट्रेट ये था, वो हमेशा रनिंग चैप्टर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। रनिंग चैप्टर में से खूब सारे डाउट्स पूछते थे, प्रोसीजरल बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, बहुत सारे डाउट्स पूछते थे। उनकी पूरी एनर्जी, पूरा अटेंशन उस रनिंग चैप्टर को डेवलप करने में लगता था, क्योंकि वो कर लिया तो फिर एक्सरसाइज तो इट्स केक वॉक। फिजिक्स की एक्सरसाइजेस जो अभी हमने बना रखी है, दोज एक्सरसाइजेस आर केक वॉक। कुछ फ्यू क्वेश्चंस पटा दें, एग्जैक्ट जो क्लास में कराया है बस वही आपको एक्सरसाइज शीट में करना है। कुछ ज़्यादा चैलेंज मिलेगा ही नहीं आपको, और एक सिंगल सिटिंग में आप एक्सरसाइज फिनिश करोगे। बट तब होगा जब रनिंग चैप्टर में आप बहुत अच्छे से टाइम दोगे। आपने कंपार्टमेंट से एप्पल गिराई, देखा कैसी ट्रेजेक्ट्री आती है, अब उसी दिन उसको सोच लिया अच्छी तरह से, अपनी तरफ से भी केसेस बना लिए कि अच्छा फॉरवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो किधर गिरेगी, बैकवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो किधर गिरेगी, कांस्टेंट स्पीड है तो क्या होगी। तो आपको एक बार में समझ में आ गया। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ऐसे सिंपल सिंपल से लगेंगे। अब वो एक्सरसाइज बोझ लगेगी आपको, ले 3 एक्सरसाइजेस आ गई, और नहीं तो ऐसा अंदर से एक्साइटमेंट होगा, ले फटाफट करते हैं, फिनिश करते हैं इसको एक सिंगल सेटिंग में। तो उसके लिए आप बात समझो, जिंदगी सिंप्लीफाइड हो, ट्रिवियल चीजों में हमारी कीमती एनर्जी नहीं जा रही हो। इस क्लास में मैं देखता हूं कुछ कंपनीज के सीईओज, कुछ स्टार्टअप्स के मालिक, कुछ बड़े बड़े मैनेजर्स, मुझे तो ये चेहरे नजर आते हैं, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट। यदि आप ठीक तरह से डेवलप होते हो तो मुझे तो ये दिखता है यहाँ पे, मुझे तो फ्यूचर दिखता है आपका, यदि आप ठीक तरह से डेवलप होते हो तो अपनी ज़िंदगी से आप ट्रिवियल चीज़ों को हटाओ, झगड़ों को, फालतू के नॉनसेंस को। आपका समय बहुत कीमती है, इस समय आपका समय बहुत कीमती है। आप कैसे अपना समय ऐसी ट्रिवियल चीज़ों में स्पेंड कर सकते हो, यह आपको रियलाइजेशन हो। वो कब होगा बच्चा? जब रोज हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे अच्छा डेवलप होना है। हम अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे, ना कि अपने अराउंड चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे। हम खुद को इंपॉर्टेंस देंगे, खुद को बिल्डअप करने में पूरा एनर्जी, पूरा ध्यान लगाएंगे। आज मैंने अपने आप को बिल्डअप करने के लिए क्या किया, मैंने कौन सी एक्टिविटी की जिससे मैं मेंटली मैच्योर हुआ, इमोशनली मैच्योर हुआ, फिजिकली मैच्योर हुआ। ऐसे मैंने कौन सी एक्टिविटी करी? मैं वही 10th वाला 9th वाला बच्चा ही चल रहा हूं, या मैं एक मैच्योर्ड बच्चे की तरह आज मैंने पूरा दिन भर निकाला? ये समय है अपने आप को ग्रो कराने का। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आपको देख के मुझे इतना एक्साइटमेंट आता है, मैं बाहर घुसता हूँ तो बहुत डल सा इंसान होता हूँ, और आपकी क्लास में जब आपकी, क्योंकि मुझे एक एक पॉसिबिलिटी नजर आती है, यहाँ पे 75 पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है मुझे, जो पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में काम कर रही होगी आज के 10 साल बाद में। मुझे तो पॉसिबिलिटीज नजर आती है, इसलिए आपके पास आते ही मैं एकदम एक्साइटेड हो जाता हूँ, अदरवाइज आई एम अ डल पर्सन, इतना एक्साइटेड नहीं रहता हूँ मैं। बट आप लोगों के बीच में बहुत, क्यों? क्योंकि मुझे वो पॉसिबिलिटीज नजर आती है कि यार इनके साथ मिलके कितना कुछ किया जा सकता है। तो हम क्यों ऐसे ही फालतू की चीजों में समय निकालते हैं? क्यों हम सेम डे चैप्टर को टाइम नहीं देते हैं? क्यों हम सेम डे उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं? सेम डे मतलब सेम डे, बस एक बार वो बनाने की कोशिश करो, वो एक ट्रैक बनाने की कोशिश करो कि बस अपना एक रिदम बन जाएगी। नहीं, आज का लेक्चर मतलब टॉप प्रायोरिटी, घर जाते ही सबसे पहले लेक्चर खुलना चाहिए, जितना अर्लीस्ट हो सके। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, हम बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वर्बली आपको ट्रांसमिट करते हैं, रिटन में ट्रांसमिट करना पॉसिबल नहीं है, वर्बली ट्रांसमिट करते हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि हमें समझ में आ गया है। बट अभी वो जैसा हमने पहले देखा था, वो सब कैशे मेमोरी में जाता है, वो सब टेम्पररी मेमोरी में जाता है। शाम को 6 बजे तक पढ़ते नहीं हो या लेक्चर रिवाइज करते नहीं हो, मानते हुए हो तो गया था, इसमें था क्या, एमएस था, ये था, वो था। अरे उसको टाइम देना था। एमएस क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, टाइम देना था। हीट क्यों, एक अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। थोड़ा पढ़ना था, सेम डे लेक्चर को उसमें से पढ़ना था, यूनिवर्सिटी फिजिक्स में से पढ़ना था, एलईडी में से पढ़ना था, केमिस्ट्री मैकमेरी फे में से पढ़नी थी, सेट में से, मॉड्यूल में से पढ़नी थी। एक सिस्टम बन जाए, अपना एक सिस्टम बन जाए कि घर जाते ही क्या होगा, खाना खाएंगे, रेस्ट चाहिए तो 15 मिनट आधा घंटा रेस्ट करेंगे आंखें बंद करके। अब सोने का फ्लैट काम नहीं है कि सो गए 2 घंटे, 15 मिनट आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, धीरे धीरे अपने आप रेस्ट मिलेगा आपको, कि 15 मिनट बैठे हैं, आधा घंटा बैठे हैं, खाना खा लिया। जल्दी है आपको कि यार मेरी इतनी सारी चीजें मिस हो जाएंगी लेक्चर में से जो वर्बली ट्रांसमिट हुई है, आपको पेन है वो,
और खटाखट आप लेक्चर रिवाइज, सबसे पहला काम लेक्चर रिवाइज, बाकी सब बाद में। सबसे पहले लेक्चर रिवीजन, सबसे पहले एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन, फिर थ्योरी से कनेक्शन, पूरे चैप्टर का फ्लो, इस चैप्टर में हम कहां तक पहुंचे हैं, बार बार उसका रिपीटेशन, उसके बाद उसका होमवर्क। पहले आज के लेक्चर का काम फिनिश होना चाहिए। अभी तो जस्ट मैं कह रहा हूं वार्म अप ही चल रहा है मेरे हिसाब से। तो अभी इस वार्म अप पे ठीक कर लो, अपने आप को ठीक कर लो, एकदम स्ट्रिक्ट रूल बना लो अपने लिए, और किसी के साथ अकाउंटेबिलिटी सेट करो कि हाँ लेक्चर रिवीजन हो गया, एग्जाम्पल हो गए, थॉट प्रोसेस पूरा हो गया, इंट्रोस्पेक्शन हो गया, वर्कआउट हो गया, सब चीज़ें हो गई। किसी के साथ अकाउंटेबिलिटी सेट करो अपनी, किसी बड़े के साथ अकाउंटेबिलिटी सेट करो। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी अदरवाइज ऐसे ही मिस हो जाएगी, और हम बस ऐसे ही कुछ नॉर्मल सी कॉलेज में नॉर्मल सी रैंक के साथ जा रहे होंगे, इतना सब कुछ हमें अपॉर्चुनिटी मिले हुए भी। तो इसलिए सेम डे पे लेक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 5-5, 10-10 मिनट की विंडोज जो क्लासेस के बीच में मिलती है, उनको यूटिलाइज किया करो। दे आर मोर देन सफिशिएंट कि आप पूरा पीछे का पूरा पार्ट रिकैप कर लो उतने टाइम में। जो आपको बीच में गैप मिल रहा है, फटाफट रिकैप कर लो कि क्या हुआ था। हर लेक्चर के बाद में शॉर्ट में समरी बना लो, 4-5 फॉर्मूलाज हैं, उसको बहुत स्मॉल फॉन्ट में लिख दो, बस वहीं से आपने रीड कर लिया, आपका लेक्चर फिनिश हो गया। ऑलराइट, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। Gently open eyes. तो हमने इस चैप्टर में हमने फिजिक्स की नई ब्रांच स्टार्ट की, थर्मल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम लोगों ने टेम्परेचर का अंडरस्टैंडिंग बनाई कि टेम्परेचर की अंडरस्टैंडिंग क्या है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, उसके बाद में डिफरेंट स्केल्स पे टेम्परेचर्स को रिलेट करना सीखा। ये हमारा एक सेक्शन फिनिश हुआ। उसके बाद में हम लोग एक्सपेंशन पर आ गए। थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, तीनों फॉर्मूलाज देखे। डेंसिटी में वेरिएशन का फॉर्मूला देखा हम लोगों ने। वाटर का आर्बिट्ररी बिहेवियर देखा कि वाटर का आर्बिट्ररी बिहेवियर क्या है, उसकी क्या यूटिलिटी है, वो हम लोगों ने देखी। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आ गए हीट एज अ फॉर्म ऑफ। पहले हम लोगों ने एक्सपेंशन की कुछ इफेक्ट्स देखे डे टू डे लाइफ में कि जब स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो कैसे इफेक्ट आएगा उस पर, वो अपन ने देखा। एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हमारी रीडिंग्स को कैसा अफेक्ट करेगा, वो हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने बॉयंसी वाला छोड़ दिया, हम लोगों ने अभी सिंपल पेंडुलम वाला पार्ट छोड़ दिया। हाँ, फॉर्मूला का लिख लिया अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने अपने बाई मेटालिक स्ट्रिप देख ली। बाई मेटालिक स्ट्रिप में जो कर्वेचर रेडियस आती है वो अपन ने देख ली। और देन हम लोग हीट पर आ गए। तो हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ये हम लोगों ने बोला हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। और ये कन्वर्जन अपन ने देख लिया। 1 कैलोरी कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो डेफिनेशन अपन ने देख ली
कि 1 कैलोरी का मतलब क्या है ना, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि एक्चुअली जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अलग अलग, सेम टेम्परेचर से सेम चेंज इन टेम्परेचर कर रहे हो आप, बट अलग अलग रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड अलग अलग होती है। तो प्रिसाइजली जो डिफाइन है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस से 1 ग्राम का टेम्परेचर जितना रेज करने के लिए एनर्जी चाहिए 180 एमपे, दैट इज 1 कैलोरी। 1 कैलोरी उसी तरह से डिफाइंड है। और फिर 1 कैलोरी का कन्वर्जन फैक्टर देखा अपन ने 4.2, 4.186 यूजुअली काम में नहीं लेते अपन, 4.2 काम में लेते हैं, तो 4.2। तो यदि अपने कैलोरीज को जूल में शुभत कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जूल्स को कैलोरीज में डिवाइड करना है तो 4.2 से डिवाइड करेंगे, वो अपन ने देख लिया। सॉलिड्स लिक्विड्स अपन ने यहां पे हीट कैपेसिटी डिफाइन की। तो हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी हीट कैपेसिटी ये मास डिपेंडेंट होगी। तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि गिवन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज हीट कैपेसिटी, जिसको अपन कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं, ये कैपिटल एस हो गया। If Q is the heat absorbed to raise the temperature of a given sample by delta T, then Q is S delta T. तो Q बराबर S delta T, तो S हो गया Q अपॉन डेल्टा T, दैट इज जूल पर कैल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरीज पर कैल्विन या कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस। तो हमारी यूनिट हो गई। हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गिवन सैंपल। मास डबल कर देंगे तो हीट कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी, हाफ कर देंगे हाफ हो जाएगी। तो यहां सर ने बताया कि 5 kg, ये 5 टाइम्स इसका मास है, तो इसकी हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, 5 टाइम्स होगी। फिर स्पेसिफिक यहीं से स्टार्ट करना था अपने को, स्पेसिफिक। तो जहां स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है वो यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, जहां स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है। The energy required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius is called specific heat of the substance. एक का छोटा एस है, एक का बड़ा एस है, इसका स्मॉल एस है, ये स्मॉल एस है स्पेसिफिक का, वो कैपिटल एस है।
If Q is the energy required to raise the temperature of mass m of a substance by delta T, then specific heat S is defined as, so S is Q upon m delta T. टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, बिल्कुल। तो S बराबर Q अपॉन m डेल्टा T, या फिर Q को हम लिख सकते हैं Q is ms डेल्टा T। तो यदि आप रिलेट करो तो फिर स्मॉल एस और कैपिटल एस में क्या रिलेशन आया? स्मॉल एस और कैपिटल एस में क्या रिलेशन आया? यहां से मालूम पड़ रहा है क्यू वहां था, क्यू बराबर कैपिटल एस डेल्टा टी, और यहाँ पे एम एस डेल्टा टी, यानी कैपिटल एस किसके बराबर है? एम एस के बराबर है, एम इंटू स्मॉल एस के बराबर है। सो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी? जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, या पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। इमेज है, जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस है, एंड इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर जूल, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मोस्टली हम कैलोरीज में डील करेंगे कैलकुलेशंस में, अदरवाइज 4.186 जूल पर ग्राम पर केल्विन। जब एसआई में लिख रहे हैं तो इसको फिर अपन किलो जूल कर देंगे। सो 4.186 किलो जूल पर केजी पर। अपने को याद रखना है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.186 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और पर केजी करेंगे तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो किलो जूल पर केजी पर केल्विन। ये ठीक है। देन मोलर स्पेसिफिक पर मोल में बात कर रहे हैं अपन। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक। तो इसको अपन सी से लिखते हैं, स्मॉल सी, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। मोलर में हम स्मॉल सी यूज में लेते हैं। तो यदि हमें मोलर स्पेसिफिक हीट को और इनको रिलेट करना हो तो हम रिलेट कर पाएंगे
कैपिटल एस बराबर स्मॉल एम एस एन सी। क्यू कितना है, कैपिटल एस डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी या फिर एन सी डेल्टा टी। तो क्यू अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है, कैपिटल एस के या एम एस के या फिर एन सी के। क्यू के लिए अपन देखा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी बराबर कैपिटल एस डेल्टा टी बराबर एन सी डेल्टा टी। तो यहां से आया, तो यदि एक मतलब मोलर स्पेसिफिक गिवन है, अपने को स्पेसिफिक निकालनी है, ऐसा कुछ चेंजेस करना है, तो उसके लिए अपन फिर इस चीज को यूज में लेंगे। ये जो स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक जो है, स्पेसिफिक ऑफ अ सब्सटेंस also depends on pressure speed of the substance also depends on pressure सॉलिड्स और लिक्विड्स में जो चेंज आएगा वो बहुत नेग्लिजिबल आएगा, है ना। मतलब एक्चुअली आप जो टेम्परेचर रेस कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट का कैसे रेस कर रहे हो, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के रेस कर रहे हो, प्रेशर को कांस्टेंट रख के रेस कर रहे हो, या किसी और तरीके से रेस कर रहे हो। तो हम मेरी तरफ देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर रेस करेंगे गैस का, तो कभी वॉल्यूम कांस्टेंट रख के करेंगे, कभी प्रेशर कांस्टेंट रख के करेंगे, कभी कुछ और कांस्टेंट रख के करेंगे। तो वहां पे जो स्पेसिफिक होगी वो इस पर डिपेंड करेगी कि कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, उस पर डिपेंडेंट होगी। बट सॉलिड्स और लिक्विड में बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज आता है। सॉलिड्स और लिक्विड्स में आप किसी भी तरह से टेम्परेचर चेंज करो, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो मोर ओवर सेम होती है, डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल आता है, तो अपन उसको इग्नोर करते हैं। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स की स्पेसिफिक हीट प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होगी, जबकि गैसेस की स्पेसिफिक प्रोसेस डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस is dependent upon the process involved। प्रोसेस इन्वॉल्व का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के कर रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट रख के कर रहे हो, कैसे कर रहे हो टेम्परेचर चेंज। फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स variation in specific heat is negligible for liquids and solids. The variation in specific heat is negligible from one process to another process. सॉरी, हाँ, तो वो ये इसमें ये मतलब मान के चल रहे हैं, मतलब ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन में लेके चल रहे हैं। तो अपन अभी जो इस चैप्टर में मोर ओवर देख रहे हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए देख रहे हैं, गैसेस के लिए फिर लेटेस्ट स्टेज पे थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। तो ये डेफिनेशन देखो एकदम क्लियर आ रही है, Q बराबर एम एस डेल्टा टी, Q बराबर एन सी डेल्टा टी या Q बराबर कैपिटल एस डेल्टा टी। यूनिट्स फॉर्मूला से बना लेंगे, Q बराबर एम एस डेल्टा टी तो स्मॉलेस्ट की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी पर केल्विन। Q बराबर एन सी डेल्टा टी तो जूल पर मोल पर केल्विन, और Q बराबर कैपिटल एस डेल्टा टी तो जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा। अब हमें कैसे क्वेश्चंस करने हैं,
एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है और इन फॉर्मूलाज को यूज में लेके अपने को करना है। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है अच्छा अपने को ये मालूम है कि पावर यदि गिवन है, पावर क्या होती है? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर कांस्टेंट पावर पी, मतलब बराबर टाइम में बराबर एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। कांस्टेंट पावर का मतलब ये हो गया। तो फॉर कांस्टेंट पावर पी द एनर्जी सप्लाइड इन टी टाइम कितनी हो जाएगी? पीटी, ये रेट है पर सेकंड पी एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो टी टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई होगी? पी इंटू टी। पी है रेट, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो टी टाइम में आराधे आपसे नहीं, टी टाइम में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दैट इज पी इंटू टी। तो क्वेश्चंस में कई बार ये काम आएगा इस तरह से, पी इंटू टी। अभी ये एकदम इंडिपेंडेंट सेक्शन चल रहा है, इवन इसका एक्सपेंशन से भी कोई काम नहीं है, बस हमारा ये फॉर्मूला काम आना है, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, एनसी डेल्टा टी या फिर कैपिटल एस डेल्टा टी। तो यहां पे अपन देखें, जय रीड करना। of mass 100 grams is heated till its temperature is increased by 40 degrees Celsius. Find the heat supplied to the block's specific head of copper is 0.09 calories per gram. तो ये स्पेसिफिक हीट है। So copper block of mass m is heated till its temperature is increased by 40 degrees Celsius. Find the heat supplied to the block. Specific heat of copper is 0.09 calories per gram per degree Celsius. हम ऑप्शंस में देख लेंगे कि जूल में या कैलोरीज में। यदि कैलोरीज में ही तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज बाय 40 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर चेंज गिवन है 40, एस गिवन है, स्मॉल एस है कैपिटल एस है? स्मॉल एस। कैसे मालूम? पर ग्राम दिया हुआ इसलिए स्मॉल एस है। तो स्मॉल एस गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, एम गिवन है, और हमें निकालना क्या है? क्यू निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। सो 100 ग्राम 0.09 calories per gram per degree Celsius, 40 डिग्री सेल्सियस। कितना आ रहा है? 360 कैलोरीज। तो आंसर आ रहा है 360 कैलोरीज। अब यहां पे एक और चीज अपन देख लें, यदि स्पेसिफिक टेम्परेचर डिपेंडेंट गिवन है अपने को, तो ऐसे केस में हमें उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो एफ स्पेसिफिक स्मॉल एस वेरीज विथ टेम्परेचर। जैसे एक वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक वेलोसिटी वेरिएबल होती है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट अपन डायरेक्ट लिखते हैं कैसे? v इंटू डेल्टा टी या v इंटू टी। और जब वेलोसिटी वेरिंग होती है तो हम क्या करते हैं? हम इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे ही इस केस में स्पेसिफिक हमारी कांस्टेंट है, तब तो हम डायरेक्टली एम एस डेल्टा टी कर देते हैं। और जो स्पेसिफिक हमारी वेरिंग है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे अपन, तो इस केस में स्मॉलेस्ट जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन गिवन है, टेम्परेचर, देन Q बराबर M
S as a function of temperature dt integration from T1 to T2. तो वेदांशु ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? ms dt इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 जब स्मॉलेस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट गिवन है, जब स्मॉलेस्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट गिवन है। इसको अपन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m s एवरेज डेल्टा टी। जैसे v dt इंटीग्रेशन को अपन लिख सकते हैं v एवरेज डेल्टा टी, होता है ना, v dt इंटीग्रेशन कितना होता है, v एवरेज डेल्टा टी। ऐसे यहां पे इसको अपन लिख सकते हैं m s एवरेज डेल्टा टी। और एवरेज लेना हमारे लिए कब इजी होता है, जब फंक्शन कैसा हो, लीनियर हो। लीनियर फंक्शन के लिए हम लोग एवरेज डायरेक्टली लेते हैं, s इनिशियल प्लस s फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो कभी क्वेश्चन में लीनियर वेरिएशन गिवन है तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर इफ s is linear function of t, then s average is s at t1 plus s at t2 divided by 2। सिखा रखा है मैंने ये। तो स्पेसिफिक कांस्टेंट है ना, तब तो ms डेल्टा टी काम आ जाएगा। स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है तो ms dt इंटीग्रेशन। यदि वेरिएशन हमारा लीनियर है तो हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उस केस में s एवरेज ले लेंगे और जो s एवरेज होगा वो हो जाएगा st1 प्लस st2 डिवाइडेड बाय 2। चलो मैं आगे, ठीक है। अब ये टेबल देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट दे रखी है। जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगी यानी कि उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए उतनी कम एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगी उस सब्सटेंस का या उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रेज करने के लिए, गिवन अमाउंट से टेम्परेचर रेज करने के लिए उतनी कम हीट अपने को देनी पड़ेगी। उल्टा क्या, उल्टा है ना। मैंने चेक करा, आप सो रहे हो जग रहे हो, जग रहे हो सो रहे हो, जग रहे हो, ओके। तो जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगी इसे उतनी एनर्जी इसे ज्यादा देनी पड़ेगी। सेम अमाउंट से टेम्परेचर रेज करने के लिए उतनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ms डेल्टा टी, एस इतना बड़ा है कि उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा। ये सही है। तो वो सब्सटेंस उतनी तेजी से, मतलब जैसे अपन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट यहां पे लाके रख दें, आदि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आके लाके रख दें, एक एल्यूमिनियम की ब्रिक ले आए और एक गोल्ड की ब्रिक ले आए। सपोज हमारे पास है एक एल्यूमिनियम की ब्रिक ले आए और एक गोल्ड की ब्रिक ले आए, सेम मास की। दोनों को अर्नव हीट कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस दोनों को हीट कर दिया और रूम में रख दिया, ठीक है। तो कौन तेजी से ठंडा होगा? जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी वो स्लोली स्लोली ठंडा होगा। ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस है, ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस है ना। तो ऑब्जेक्ट यदि हॉट है तो ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग में हीट एनर्जी जाएगी। अब जिसकी स्पेसिफिक ज्यादा है उसके पास ज्यादा एनर्जी है। भाई अपन सेम टेम्परेचर पे दो ऑब्जेक्ट्स को देखें तो सपोज अपन 0 से 100 लेकर आए, गोल्ड और एल्यूमिनियम दोनों को 0 से 100 लेकर आए, किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी? एल्यूमिनियम को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, एल्यूमिनियम को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। तो दोनों में से किसके पास ज्यादा एनर्जी है? एल्यूमिनियम के पास। अब दोनों सेम सराउंडिंग में रखे हुए हैं तो हीट एनर्जी लूज करेंगे। तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो धीरे धीरे ठंडा होगा
क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी है, तो लूज भी करेगा तो मार्जिन है उसके पास में, और जिसके पास कम एनर्जी है वो जल्दी ठंडा होगा। ठीक है ना। तो जो ज्यादा स्पेसिफिक वाले सब्सटेंसेस हैं वो धीरे धीरे गर्म होंगे और धीरे धीरे ठंडा होंगे। तो नेचर में वाटर के साथ नेचर ने बहुत खास बात बनाई है। जितने अवेलेबल सब्सटेंसेस हैं उनमें वाटर की स्पेसिफिक हाईएस्ट है, 4186 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, 4186 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। आपको कंफ्यूज होते हो ना यूनिट्स में, आप बस एक ध्यान करो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और उसको जूल में कन्वर्ट करना है, 1 कैलोरी की जगह 4.186 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। अब पर केजी करना है, ऊपर 1000 होगा फिर, तो 4186 या 4.186 किलो जूल हो जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो आपको ध्यान रखना है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो वाटर की स्पेसिफिक हाईएस्ट है, तो पानी देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। वाटर की जो एक्सेप्शनली हाई स्पेसिफिक है ये उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हीट देते हैं तो बॉन्ड्स में ब्रेक होने में बहुत एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वाटर की स्पेसिफिक सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो वाटर की स्पेसिफिक हाईएस्ट है, इसीलिए वाटर देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। तो कोस्टल रीजन्स में आपका पानी गर्मी के दिनों में, पानी मान लो रात में पानी ठंडा हुआ, अब गर्मी के दिनों में लैंड मास जो है उसका टेम्परेचर जल्दी रेज होगा, पानी के कंपैरिजन में जो लैंड है उसका टेम्परेचर तेजी से रेज होगा। तो पानी ठंडा है, जमीन गर्म है, तो ठंडी हवा जमीन की तरफ आएगी। तो कोस्टल रीजन्स में जो अपने कूल ब्रीज बीचेस पे फील होती है वो किसकी वजह से फील हो रही है, इसकी वजह, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वाटर की स्पेसिफिक हाईएस्ट है। पानी देर से ठंडा होगा, पानी देर से गर्म होगा। डेजर्ट एरिया में लैंड की स्पेसिफिक कम होती है, जल्दी हीट होती है और जल्दी कूल होती है, तो इसलिए रातें ठंडी होती हैं और दिन गर्म होते हैं। और पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है, तो इसलिए कोल्ड ब्रीज डे टाइम में बीचेस की तरफ आएगी, लैंड मास की तरफ आएगी। ठीक है ना। तो वाटर की स्पेसिफिक हाईएस्ट है, ये अपन देख रहे हैं। बाकी अपने को कुछ याद नहीं करना है इसमें, बस एक पार्ट याद रखना है कि वाटर की स्पेसिफिक हाईएस्ट है। हाइड्रोजन की यदि पर केजी स्पेसिफिक देखेंगे तो पानी से ज्यादा हो जाएगी पर केजी देखेंगे तो, क्योंकि पर केजी में बहुत वॉल्यूम आएगा हाइड्रोजन में, तो पर केजी देखेंगे तो ज्यादा आएगी। बट ऐसा हाइड्रोजन अपने पास डे टू लाइफ में ऐसा अवेलेबल नहीं है ना कि हाइड्रोजन को अपन काम में लेते हो, तो इसलिए हाइड्रोजन के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यदि हाइड्रोजन के 1 केजी की स्पेसिफिक देखेंगे पर केजी तो वो ज्यादा आएगी। बट हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं वाटर हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक, तो उससे पानी देर से ठंडा हो रहा है और देर से गर्म हो रहा है। तो बस यहां पे यही ध्यान रखना है, बाकी इनमें से कुछ याद नहीं रखना है, सिल्वर गोल्ड एल्यूमिनियम ये कुछ याद नहीं रखना है। ओके। तो ये सेक्शन क्या है, इतनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए ना, इसको दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं। मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज को, जब चैप्टर चलता है, आपने 3.5 महीने में कितने लोग ऐसे हैं जो इस स्टेट में आ गए हैं जिनको ये समझ में आ गया है कि जब चैप्टर चल रहा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी उस टाइम पे रनिंग चैप्टर को देनी है, उसी टाइम पे किताब पढ़नी है, उसी टाइम पे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चैप्टर फिनिश होते ही उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, सेम डे पे उसका होमवर्क कंप्लीट करना है चैप्टर जब चल रहा है तो। और कितने लोग इस ट्रेड को अच्छी तरह से फॉलो करने लग गए बिना एक्सेप्शन के। ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, मेरे साथ एकदम ईमानदार रहना है। एक तो कृष्णा कह रहा है, एक कनव कह रहा है, एक कनिष्का कह रही है, एक हिरेन कह रहा है। कर रहे हो? कारण अब चालू कर दिया है, स्टेबल हो गया है पैटर्न। ओजस नहीं, ऐसा लगता है इजी है, कंसिस्टेंट, ऐसा मतलब ज्यादातर कोई फीलिंग रहती है यार 2 ही लाइनें तो है, हीट ही तो है, यही तो है, इनइक्वालिटीज में यही तो है, मॉड ही तो है, ये है वो है। नहीं मतलब बाकी बस ये 4 लोगों के अलावा कोई और, कनव और इसके अलावा कोई और कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहा है इस चीज को, कोई भी नहीं कर पा रहा। क्या हम रीजन जान सकते हैं इसके कि क्या रीजंस हैं? इस क्लास में ट्राई करोगे, आपको कोई शर्म ही नहीं है, टीचर डांट दे फर्क ही नहीं पड़ता, कोई शर्म नहीं है आपको।
हाँ, तो कौन शेयर करेगा कि इसके क्या रीजंस हैं, क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं? अर्णव से स्टार्ट करूँगा मैं। बोलो अर्णव, क्यों नहीं है कंसिस्टेंट, कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, ठीक है। इशित? वो बैकग्राउंड बहुत सारे थे और अभी रिसेंटली चालू करा उसका इसी का एक्सेप्शन आ जाता है कम पड़ा है। ओके, और कौन बताना चाहेगा इसका रीजन? हेमंत? तो जब कोई चीज़ क्लास में समझ नहीं आती तब तो एक बार उठा के देख लेते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाती तो लगता है ऑब्वियस ही है, तो सोचते हैं कि बैकलॉग प्रायोरिटी है, बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक, ठीक बात। और कोई? प्रखर? ठीक है। गर्ल्स में लावण्य? उनको कर रहे हो, ठीक है। और कोई पीछे? हाँ, ये तो ऑब्वियसली वही इल्यूजन है, एक्चुअली वही इल्यूजन है। यदि ऑब्वियस है, बहुत अच्छा समझ में आ गया, 10 मिनट में फिनिश कर दो। करोगे तभी मालूम पड़ेगा ना। 10 मिनट में फिनिश कर दो, बट करके ख़त्म करो उसको। जब चैप एक समझो मेरी बात, हमने कोई नया डिस्कशन स्टार्ट किया तो ब्रेन ने उसको कुछ रिसोर्स एलोकेट किया, न्यूरल उस पर समझते हैं। हमने कोई नया कंटेंट चालू किया तो ब्रेन ने इमीडिएटली उसके लिए एक सेक्शन एलोकेट किया, रिसोर्स एलोकेट किया, उसका एक न्यूरल पाथवे बनना स्टार्ट हुआ, क्लास में स्टार्ट हो गया। अब वो पाथवे थोड़ा बहुत बनाए, अब घर जाके आपने कुछ और चीजें कुछ और चीजें कुछ और चीजें कुछ और चीजें करते रहे। वो न्यूरल पाथवे भी बहुत सॉफ्ट फ्रेजाइल से स्टेट में है। उस समय आपकी फीलिंग है कि वो बन गया है, क्योंकि बना है एक्चुअली। बट कोई चीज जैसे बनाते हैं ना, तो अपन ब्रिक्स रखते हैं, फिर प्लास्टर करते हैं, उसको सॉलिडिफाई करते हैं, वो कुछ भी काम नहीं हुआ, सॉलिडिफिकेशन का कुछ भी काम नहीं हुआ, बस वो एक डेलिकेट सा न्यूरल पाथवे बन गया क्लास में, और आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। अब घर जाके यदि हमने उसको प्रायोरिटी दी होती, हमने दोबारा पढ़ा होता, हमने लिखा होता, तो उस न्यूरल पाथवे में थोड़ा सॉलिडिफिकेशन होता, फिर हमने उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए होते, उसमें और सॉलिडिफिकेशन होता, फिर हमने उसमें डाउट्स लिखे होते, नेक्स्ट डे उनको क्लेरिफाई किया होता, थोड़ा थॉट प्रोसेस दिया होता, तो वो न्यूरल पाथवे अब एक बार में मजबूत बन गया। नहीं तो एक इल्यूजन है कि मेरे को आ गया है, बट ब्रेन के पर्सपेक्टिव से, न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो अंदर वो स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे नहीं है। मेरे हिसाब से आप में से सारे बच्चे ये चीज जानते हैं कि हमारे अंदर जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो सब न्यूरल पाथवेज में, सर्किट्स में स्टोर होती है, और जितनी बार चीजों को रिविजिट करते हैं वो सर्किट उतना ही स्ट्रांग होता है, उधर हम उतना ही एफर्टलेसली जा पाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, बट स्टिल मैं क्लासेस में डिलीवर नहीं करता हूं इसको, तो आप मुझे उतना फ्लो स्टेट में नहीं देखोगे, क्योंकि मैंने डिलीवर ज्यादा नहीं किया है क्लास में, मोस्टली किसी और फैकल्टी ने पढ़ाया है। ठीक है ना, तो आप, मेरे को आती सब चीजें हैं, बट आप जैसे बाकी चैप्टर्स में मेरी फ्लो देखोगे एकदम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, हल्का सा, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे डिलीवरी का नहीं है मेरा। बट यही आप किसी और चैप्टर में देखोगे, धंधनानंद में कभी नोट्स को रेफर नहीं करूंगा, किसी चीज को रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बना हुआ है। तो अपन न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से साइंटिफिकली चीजों को समझेंगे ना, अपने को लॉजिक मिलेगा, तो अपन फिर उस चीज को कर पाएंगे। एक्सरसाइज, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा बैकलॉग क्रिएट नहीं हो, हम इस बैकलॉग्स के झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं। बैकलॉग का झंझट से मुक्ति तभी मिलेगी जब एक बार ब्रेक देके रनिंग चैप्टर में आप एफर्टलेस हो जाओगे, क्योंकि रनिंग चैप्टर में जब आप एफर्टलेस हो गए तो आपको एक्सरसाइज करने का ऑटोमेटिकली मन करेगा, और एक्सरसाइज एक सिंगल सिटिंग में आप फिनिश कर दोगे, तो आपके बैकलॉग्स नहीं होंगे। तो बैकलॉग्स से यदि मुक्ति पानी है तो पहला नियम ये फॉलो करें, सेम डे पे लेक्चर रिवाइज होगा, पीछे के लेक्चर से कनेक्ट होगा, फॉर्मूलाज रिविजिट होंगे, एग्जाम्पल्स दोबारा से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में हम उसका होमवर्क करेंगे। मैं एक और रीजन बताता हूं,
आपसे टेस्ट में आते हुए क्वेश्चंस क्यों नहीं होते हैं सॉल्व, या आप जल्दी टाइम में क्यों क्वेश्चंस को फिनिश नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है कि भाई ये क्वेश्चन जैसे हाफ एम स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, ये तो ओरल है, हो ही रहा है, तो जो चीजें आती है आप उनको लिख के प्रैक्टिस करते नहीं हो, जो चीजें नहीं आती है उनमें वैसे ही समय देना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है। तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए ज्यादा लिख के प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। स्पीड अप होने की जो बात होती है ना, स्पीड अप कब होगे आप, स्पीड अप तब होगे जो आते हुए क्वेश्चन से उनको आप फिनिश करते हो, तो आप उनकी कैलकुलेशंस करते हो। तो टेस्ट में आप लोगों ने लास्ट 2 टेस्ट में सबने स्ट्रगल फेस किया होगा कि क्वेश्चंस आते हैं बट गिवन टाइम में फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, गिवन टाइम में फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। क्यों फिनिश नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए फिनिश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम घर पे ज्यादा क्वेश्चंस फिनिश करते ही नहीं है। जो क्वेश्चन हमें आते हैं उनको तो हम ओरल करके छोड़ देते हैं, ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और जो नहीं आते हैं उनमें तो स्लो होते हैं हम। तो हमारी स्पीड कहां बनी क्वेश्चन सॉल्व करने की? हम नंबर्स के साथ कहां डील कर रहे हैं, ज्यादा डील कहां कर रहे हैं? स्पीड किससे बनेगी? स्पीड बनेगी जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं आप उनको लिख के फिनिश करते हो। आप इसको असेस मत करो कि ये तो आता है, ये तो ऑब्वियस है, इसमें क्या कैलकुलेशन करके देखनी है। आप नहीं करके देखोगे तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आप में टाइम ले जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आपका कंसिडरेबल टाइम लेके चले जाएगा, और ऐसे केस में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उनके लिए ज्यादा टाइम बचेगा नहीं, आप ज्यादा स्कोर कर ही नहीं पाओगे इवन तो आपको आता होगा, और फिर फ्रस्ट्रेट होगे कि यार मेरे को आता है फिर भी मैं कर क्यों नहीं पाता हूं, आता है तो भी मैं कर क्यों नहीं पाता हूं, क्योंकि जो आता है उसमें मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करता हूं, लिख के नहीं करता हूं, नंबर्स के साथ डील नहीं करता हूं। आप मत सोचो ये हाफ एम स्क्वायर इसको क्या कैलकुलेट करना है तो हो ही जाएगा, आपका ब्रेन आपके साथ प्ले करेगा, अरे इसमें क्या है, नंबर ही तो है, क्या प्ले कर। आपको एबिलिटी क्या डेवलप करनी है, आप आंसर ला देते हो खटखटाखट, जो चीज आती है उसका आंसर ला देते हो। ये यहां तक ही सफिशिएंट नहीं है जेईई एडवांस मेंस और बिटसेट के लिए। जेईई एडवांस मेंस बिटसेट के लिए यहां से यहां आना नेसेसरी है, और यहां से यहां आने की हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि जो आते हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको अपन ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो इसलिए इन एग्जाम्पल्स को दोबारा सॉल्व करना जरूरी होता है ताकि आप कैलकुलेशन करो, आप रोज कंसिडरेबल का अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन करो। मार्क्स तभी आते हैं जब आपका ब्रेन कैलकुलेशन में बहुत एक्सपर्ट होगा लिमिटेड टाइम में। बाकी तो सभी कर लेंगे नंबर्स के साथ, अर्थमेटिक तो सभी को आती है, बट लिमिटेड टाइम में आप अर्थमेटिक कर लेते हो बहुत फास्ट। कब होगी? जबकि रोज प्रैक्टिस करते हो। तो इसलिए आपका चाहे क्वेश्चन इजी हो, टफ हो, कुछ भी हो, आपको तो फिनिश करना है, आपको तो उसकी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में आनंद लेना है, कैलकुलेशन को टाइम वेस्टेज नहीं माननी है। 1000, 5000, 10,000 रैंक तो आपकी केवल कैलकुलेशन से इंप्रूव हो जाएगी। ये आप जेईई मेन में 15,000 रैंक ला रहे हो तो 5,000 रैंक लेकर आओगे। हर हालत में कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट है और हम उसको तवज्जो देते नहीं है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल क्लास में कराया वो टीचर ने किया, आप तो घर पे उसको करो दोबारा से। 10, 20, 30 सेकंड, अब इसमें कितना सा लगेगा? 30 सेकंड हार्डली लगेंगे। के बराबर हाफ एम स्क्वायर बराबर दिस, कर दो उसको फिनिश। तो जितना नंबर्स में डील करोगे उतने एग्जाम में मार्क्स आएंगे, क्योंकि हम आधे से ज्यादा पेपर तो वही देते हैं जो क्लास में होता है, और आप नंबर्स के साथ ठीक डील करना जानते हो और इतने नंबर आने लगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ेगा। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जो अपने को छोटे छोटे काम अपन कर रहे हैं उनमें सक्सेस मिलती है ना, तो अपने आप इनहरेंट मोटिवेशन मिलता है, और जो छोटे छोटे काम करते हैं जिनमें बार बार डिफीट मिलती है तो डिस्करेजमेंट मिलता है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हो रहा है, टेस्ट में क्वेश्चन हो रहे हैं, मार्क्स आ रहा है, अपने आप इनहेरेंट मोटिवेशन मिलेगा, इनहेरेंट इंस्पिरेशन मिलेगी। तो टेस्ट में मार्क्स लाने हैं तो घर पे फिर जो क्वेश्चंस ऑब्वियस हैं, इजी हैं, आप मत सोचो, आप तो बस आंसर निकालो, धमाधम आंसर निकालो, हर क्वेश्चन का आंसर निकालो, कैलकुलेशन फिनिश करो यदि इंप्रूव करना चाहते हो तो। उससे मार्क्स आएंगे, मार्क्स आएंगे, इंकरेजमेंट मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, उससे और अच्छी पढ़ाई होगी, और बेटर मार्क्स आएंगे, वो एक पॉजिटिव साइकिल बनेगी। कैलकुलेशन नहीं करते हो, फॉर्मूलाज ही याद करते हो, ज़्यादा करके नहीं देखते हो, टेस्ट में नंबर कम आएंगे, टेस्ट में नंबर कम आएंगे, डाउनवर्ड स्पाइरल में जाओगे, और कम करोगे और कम मार्क्स आएंगे, डाउनवर्ड स्पाइरल में जाओगे। तो या तो अपवर्ड स्पाइरल या फिर डाउनवर्ड स्पाइरल, चॉइस इज आवर्स कि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो
अभी तक के सेक्शन में देखें तो अपन ने क्या देखा, अभी तक के सेक्शन में अपन देखें तो अपन ने हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, 1 कैलोरी की डेफिनेशन, कैलोरी और जूल में कन्वर्जन, कैसे कैलोरी को जूल में, जूल को कैलोरी में, हीट कैपेसिटी Q बराबर कैपिटल एस डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल एम एस डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी NC डेल्टा टी, रिलेशन MS डेल्टा टी बराबर NC डेल्टा टी बराबर कैपिटल S डेल्टा टी, आपस में इस तरह से रिलेट कर लेंगे। जो स्पेसिफिक हीट होती है वो प्रोसेस डिपेंडेंट होती है कि कैसे आप गर्म कर रहे हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, प्रेशर कांस्टेंट रख के। बट सॉलिड्स और लिक्विड्स में वो चेंज बहुत नेग्लिजिबल आता है, तो अपन इग्नोर करते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स में प्रोसेस डिपेंडेंस को इग्नोर करते हैं। गैसेस में होती है वो डिपेंडेंस, तो गैसेस के साथ अपन इस चैप्टर में मोस्टली डील नहीं करेंगे, अपन थर्मोडायनेमिक्स में डील करेंगे गैसेस के साथ में, यहां सॉलिड्स और लिक्विड्स के साथ ही डील करेंगे। इन केस स्पेसिफिक वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ में, तो MS dt इंटीग्रेशन, और यदि S एवरेज गिवन है तो MS एवरेज डेल्टा टी, और यदि S टेम्परेचर पे लीनियरली डिपेंडेंट है तो मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ST1 प्लस ST2 डिवाइडेड बाई 2 S एवरेज आ गया, MS एवरेज डेल्टा टी वो मेरा Q की वैल्यू आ गई। तो इतना हो गया हमारा। वाटर की स्पेसिफिक हाईएस्ट है, वाटर देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। कोस्टल रीजन्स में जो कूल ब्रीज हमें मिलती है वो इसी रीजन से मिलती है हमें, ये हमने देखा। जिसकी स्पेसिफिक ज्यादा होगी उसको हीट करने के लिए में ज्यादा टाइम लगेगा और उसको कूल होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, ये अपन ने देख लिया। नाउ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अभी हम बात कर रहे थे एक ही फेज में जो है हीट होने की, अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक और एस्पेक्ट में मुझे डिस्कशन करना है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आप में से कितने लोग मानते हैं जिनका कि क्लास में डिसिप्लिन इंडेक्स अभी पुअर है? लेट्स बी ऑनेस्ट, कितने लोग मानते हैं जिनका क्लास में डिसिप्लिन इंडेक्स पुअर है, क्लास में बातों में लगे रहते हैं, क्लास में बाहर पोर्च में, मतलब थोड़ा मस्ती का मोड ज़्यादा रहता है, मस्ती का मोड ज़्यादा रहता है, थोड़ा टीचर जब ध्यान नहीं दे रहा होता है तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बस निर्भीक नहीं, सेटल्ड हिम्मत, ज़्यादा मस्तियाँ हो जाती है क्लास क्लास में क्लास में क्लास के अंदर उनके साथ बैठते हो तब, और कौन कौन का ना तुम कैसे, ओके परम रुदित के साथ बैठते हो तब होती बातें, अच्छा और इधर गर्ल्स में सबका ठीक है, डिसिप्लिन इंडेक्स ठीक है। तो क्लास में भी हमें डिसिप्लिन इंडेक्स क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, इम्प्रूव करना होगा, ताकि हम गिवन टाइम में, मैं आपको बताया ना, मैं चाहता हूँ आप, मैंने आपको 2 4 5 6 लेक्चर पहले ही बोला था, मैं आपको चाहता हूँ आप कम पढ़ाई करके अपना काम फिनिश कर लो और थोड़ी दूसरी एक्टिविटीज़ भी कर पाओ, क्योंकि तभी आप इस पढ़ाई में खुश होकर सर्वाइव कर पाओगे। और वो दूसरी एक्टिविटीज़ करने का आपकी हॉबी साथ में परस्यू होनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज़। आपका स्पोर्ट्स परस्यू होना चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज़, बट परस्यू होना चाहिए। तो कब होगा, जबकि आप थोड़ा इंटेंसिवली पढ़ाई करते हो, और क्लासरूम उसकी प्रैक्टिस है, क्लासरूम उस डिसिप्लिन की प्रैक्टिस है। क्लासरूम नो नॉनसेंस। अपन ने पहले बोला था कि एक दूसरे पे ध्यान रखेंगे अपन एक दूसरे का, यदि एक जना करेगा कुछ तो अपन उसको ऐसे करेंगे, तो ये अपने को मिल के ही करना होगा यार। अभी तो वार्म अप चल रहा है मेरे हिसाब से, तो अभी वार्म अप ही चल रहा है, और इस वार्म अप में अपन थोड़ा और बेटर हो जाए अपन क्लास में, इन क्लास में हाई इंटेंसिटी के साथ में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 3rd लेक्चर में दिख जाएगा, ट्यूटोरियल में अभी आ जाएगा आपका कि आप कितना बात को समझ रहे हो, सुन रहे हो, टीचर के साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हो, सीखने में कितना ध्यान है, या जैसे रिलैक्स एनवायरनमेंट मिला तो हो गए वैसा आपका पुराना भूत जाग गया एकदम।
तो अभी अपन बात कर रहे थे फेजेस, अपन समझते हैं सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसियस फेज। तो अभी अपन या तो सॉलिड फेज के साथ ही डील कर रहे थे, या लिक्विड फेज के साथ ही डील कर रहे थे, या गैसियस फेज के साथ ही डील कर रहे थे। अब अपन बात कर रहे हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लिक्विड से गैस में हो रहा है, या गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड। ये सब पॉसिबल है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड सॉलिड, ये डायरेक्ट पॉसिबल है। तो इसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो हमें मालूम है कि कोई मटेरियल क्यों सॉलिड फॉर्म में है, या क्यों लिक्विड फॉर्म में, या क्यों गैसियस फॉर्म में, वो किससे डिसाइड होता है कि सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेस्ट है, लिक्विड्स में थोड़े ज्यादा है, और गैस में सबसे ज्यादा है। सॉलिड्स में, लिक्विड में, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लिक्विड में वीकर है, और गैसेस में वीकेस्ट है, गैसेस में वीकेस्ट है। तो हमें यदि सॉलिड से लिक्विड में भेजना है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट मॉलिक्यूल्स को दूर करना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन से बाउंड है, और लिक्विड फेज में लाने का, सॉलिड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर बॉन्डिंग है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। लिक्विड का मतलब है कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और गैसेस का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स और ज्यादा दूर हो गए, तो वॉल्यूम पे कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलमोस्ट एब्सेंट हो गए, लिक्विड में है बट थोड़े वीक है, बट गैसेस में बहुत ही वीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में भेजने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करना है। लिक्विड से गैस में भेजने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करना है। गैस से लिक्विड में आने के लिए एनर्जी रिलीज होगी, लिक्विड से सॉलिड में आने में एनर्जी रिलीज होगी। तो हम बात कर रहे हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन की। तो जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, जिससे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जिसको लिक्विफैक्शन बोलेंगे, लिक्विफिकेशन बोलेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में एनर्जी जा रही है, वहां टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वहां टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लिक्विड से जब गैस में कन्वर्जन हो रहा है, तो उस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में एनर्जी जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी को रेज करने में एनर्जी जा रही है, वहां पे भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, when energy is absorbed as heat by a solid or liquid, the temperature of sample does not change necessarily, instead the sample may change from, ये पहला वाला पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, यदि आपने लिखा है तो मॉड्यूल में लिखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी है। when energy is absorbed as heat by solid or liquid, the temperature of sample does not change necessarily, जरूरी नहीं कि हमेशा जब भी एनर्जी दे रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज ही होना है। ये थ्योरी में क्वेश्चन हो सकता है कि whenever heat is given, temperature of substance changes necessarily, not necessary। यदि फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, तो फिर उस केस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। So when energy is absorbed as heat by a solid or liquid, the temperature of sample does not change necessarily. Instead, the sample may change from one phase to another. तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि whenever energy is given to a substance, its temperature changes. False, not necessary. May change, तो true. Must change, false. Instead, the sample may change from one phase to another phase. State, phase मतलब state. दिग्विजय कहाँ है? शौर्य,
बॉन्ड वीक होते जाते हैं। किसमें? लिक्विड से गैस में या सॉलिड से लिक्विड में? लिक्विड से गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंप्लीटली ओवरकम करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। So all the phase change involves changes in internal energy. During phase transformation, temperature remains same. तो पहला वाला पैराग्राफ ठीक है। व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एज हीट बाय अ सॉलिड और लिक्विड, द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल डज नॉट चेंज नेसेसरली। इंस्टेड द सैंपल मे चेंज फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ऑल द फेज चेंजेस इन्वॉल्व चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी। इसमें क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है ड्यूरिंग फेज। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो चेंज हो रही है। ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर रिमेन सेम। तो यदि सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, लिक्विड से गैसेज में जा रहे हैं इंटरनल एनर्जी और बढ़ रही है। तो वो जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उस इंटरनल एनर्जी में जा रही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज कंप्लीटली इज कॉल्ड लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू change the phase of unit amount of substance, that is latent heat or specific heat of transformation. If L is the latent heat, तो latent heat को हम लोग L से denote करेंगे, phase transformation, then energy needed for the phase change of mass M is Q is ml. Q को हम बोलेंगे ml. When the phase changes from liquid to gas or from gas to liquid, the heat of transformation is called latent heat of vaporization. LV. For water at its normal boiling or condensation point, LV is 540 calories per gram. That is 2256
किलो जूल और केजी। किलो जूल वाली याद रखने की जरूरत नहीं, 540 हम लोग याद रखेंगे। और सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड the heat of transformation is called the latent heat of fusion, LF, LF for water at its normal freezing point किसको बोलेंगे? जहां पे लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है और मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। सेम बॉइलिंग और कंडेंसेशन। बॉइलिंग में क्या हो रहा है? लिक्विड से गैस में, और कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड में। फॉर वाटर एट इट्स नॉर्मल फ्रीजिंग और मेल्टिंग टेम्परेचर, LF is 80 calories per gram. That is 333 kilojoule per kg. फ्लिप कर दूं? हाँ, अब वो गैस में कन्वर्ट होगी और गैस से लिक्विड में आ रही तो 540 ग्राम कैलोरीज पर ग्राम रिलीज होगी, है ना? तो देख लो इधर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 540 कैलोरीज पर ग्राम। इतनी एनर्जी नहीं पड़ी। मतलब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर है या स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में है, डिफरेंस कितना आ रहा है? 540 का डिफरेंस आ रहा है। 100 ग्राम वाटर को, मतलब सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो कितनी देनी पड़ रही है? 540। तो स्टीम इसीलिए बहुत डेंजरस होती है। 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, दोनों में बर्न हो रहे हैं, तो किसमें बहुत ज़्यादा डेंजर होगा? स्टीम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें 540 कैलोरीज एक्स्ट्रा एनर्जी है इसलिए पर ग्राम में। ठीक है, तो एट नॉर्मल एट अ गिवन pressure, for any given material at any given pressure, the freezing temperature is same as the melting temperature.
फ्रीजिंग और मेल्टिंग टेम्परेचर सेम होंगे और ऐसे बॉइलिंग और कंडेंसेशन भी सेम होंगे। मतलब ये स्ट्रेंज है, जब तक पूरा वाटर इवेपोरेट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर रेज नहीं होगा। लिख लिया? ये हमने लिख लिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये पहले लिख लिया है, पीछे लिख लिया था हमने। यहाँ पे वो Q बराबर mLF लिखा होगा, वो अपने पीछे लिख लिया था। सॉलिड से गैस का एग्जाम्पल जो है ड्राई आइस है। सॉलिड CO2, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है तो सब्लिमेशन, मटेरियल सब्लाइम हो रहा है, और गैस से सॉलिड में जा रहे हैं तो सॉलिड डिपोजिशन। आयोडीन के साथ भी ऐसा होता है।
हीट ऑफ, अपन ने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखा, ऐसे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, इसका मतलब क्या होगा, जितनी हीट रिलीज होगी गैस से लिक्विड में आने में, तो ये दोनों सेम होंगे। वेपराइजेशन के लिए जितनी हीट नीडेड होगी, कंडेंसेशन में उतनी हीट रिलीज होगी। सेम वे में यहाँ पे फ्यूजन में अपन सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड है लिक्विड से सॉलिड में उतनी एनर्जी रिलीज होगी। सेम, तो ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन रहा। पेज फ्लिप कर दूं मैं? ओके। अब क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता रहता है क्या? हाँ, तो इवेपोरेशन करने के लिए हमें 540 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 540 कैलोरीज पर ग्राम बॉइलिंग टेम्परेचर पे। बॉइलिंग टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, और बॉइलिंग टेम्परेचर पे वाटर के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 540 कैलोरीज पर ग्राम चाहिए। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता रहता है। यस, नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता रहेगा, और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी हीट ऑफ वेपराइजेशन ही चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही चाहिए। यदि बॉइलिंग टेम्परेचर पे इवेपोरेशन नहीं होके उससे कम टेम्परेचर पे, जय नींद आ रही क्या, उससे कम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो रहा है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड और ज्यादा चाहिए होती है। बॉइलिंग टेम्परेचर पे इवेपोरेशन के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। यदि नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो रहा है, जो कि हमेशा होता रहता है, तो उससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बट वो क्वेश्चन में गिवन होगा तो ही हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इसके डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल देखते हैं कि इवेपोरेशन हो रहा है। तो अर्दन पॉट्स में, मटके में पानी ठंडा हो रहा है, तो काउंटलेस होल्स हैं मटके में, काउंटलेस होल्स हैं, और उन होल्स में वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पर हैं वो वाटर से और सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेंस्ट एस्केप कर रहे हैं, और उससे पानी ठंडा हो रहा है। देखो, टेम्परेचर जो है ना, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो मान लीजिए हम सब मॉलिक्यूल्स हैं, इवेपोरेशन का मतलब है कि हमारे में से हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे हैं विंडो के थ्रू, तो हमारी एवरेज एनर्जी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? हमारी एवरेज एनर्जी कम हो जाएगी। यदि इस क्लास के टॉप 5 स्कोरर्स को मैं क्लास से बाहर भेज दूं, तो क्लास के एवरेज मार्क्स रिड्यूस होंगे या बढ़ जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑलरेडी उनके पास एनर्जी है, प्लस वो सब्सटेंस में से, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके एस्केप करते हैं, वो इवेपोरेशन होता है। तो हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता रहता है। ठीक है ना, और उसी से पानी क्या होता है? ठंडा होता है। अब यही मटकी को हम रात में, मान लो हमें पानी ठंडा रखना है, हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना है, हमें मटकी का पानी पीना है, तो हमने मटकी को रात में बाहर रख दिया, ढक के बाहर रख दिया। एक हमने अपनी किचन के अंदर ही मटकी रखी हुई है, रात में बंद है किचन, और एक हमने खुले में मटकी को रख दिया। तो किसमें पानी में ज्यादा ठंडा मिलेगा? जो बाहर रखा है उसमें पानी बहुत ठंडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां लगातार हवा बह रही है, तो लगातार जो मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे हैं सरफेस से, वो हट रहे हैं वहां से, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मेंटेन्ड है, रेट ऑफ इवेपोरेशन मेंटेन्ड है। और यदि मान लीजिए हवा नहीं चल रही है, क्योंकि मटकी अंदर किचन के अंदर रखी हुई है, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल्स वहीं सरफेस के अराउंड ही है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लगातार ड्राई एयर नहीं आ रही है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना। तो अर्दन पॉट्स में जो पानी ठंडा हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर इवेपोरेट कर रहा है। हम नहा के आ रहे हैं, या हम पसीने में, हमारे पे स्वेट है, और हम पंखे के नीचे खड़े हुए हैं, तो हमें ठंडा फील होता है। क्यों ठंडा फील हो रहा है? क्योंकि हमारी स्किन पे जो वाटर है वो हमारी बॉडी से हीट एनर्जी लेके इवेपोरेट हो रहा है, तो हमारी स्किन का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। तो कई बार इसे मान लो गर्मी लग रही है आपको, तो क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा क्या कर सकते हैं अपन, हल्का सा पानी लिया, ऐसे फेस पे लगा लिया, हल्का सा पानी लिया, ऐसे फेस पे लगा दिया, हल्का सा बालों में लगा दिया, ऐसे कर दिया, बैठ जाओ पंखे के नीचे, इवेपोरेट होगा, आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। आपको थोड़ी सी गर्मी लग रही है तो वो इवेपोरेशन हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। हम कपड़े सुखाने हमें, तो हम यदि पंखे के नीचे सुखाएंगे तो जल्दी सूखेंगे, या फिर नॉर्मली जल्दी सूखेंगे? पंखे के नीचे। पंखे के नीचे में क्या हो रहा है? लगातार एयर रिसर्कुलेट हो रही है, ड्राई एयर आ रही है, और ड्राई एयर में मॉइस्चर फिर ऐड हो रही है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे हैं उसमें ऐड हो रहे हैं। तो यदि वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में बढ़ते जाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता जाएगा, तो लगातार ड्राई एयर आती जानी चाहिए,
तो पंखे से लगातार ड्राई एयर आ रही है। जो डेजर्ट कूलर है उसमें ठंडक कैसे मिल रही है हमें? डेजर्ट कूलर में जो पट्टियां लगी हुई हैं, है ना, उसमें पानी मोटर से गिर रहा है और ड्राई एयर, वो जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होके ड्राई एयर में जा रहा है। तो एयर से ही वो हीट ले रहा है, एयर से हीट ले रहा है इवेपोरेट होने के लिए, तो एयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बट वही यदि हम लोग मान लो बारिश के दिनों में कूलर चलाएं, तो बारिश के दिनों में कूलर चलाते हैं तो ठंडक नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी एयर में मॉइस्चर है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत कम होगा, तो एयर से टेम्परेचर कम नहीं हो पाएगा। इसलिए तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम सपोज सैनिटाइजर लगाते हैं, तो सैनिटाइजर लगाते हैं तो हमें ठंडा फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि अल्कोहल जो होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होते हैं और इमीडिएटली वो इवेपोरेट करता है हमारी स्किन से। तो इवेपोरेट करता है तो हमारी बॉडी से हीट एनर्जी लेके इवेपोरेट करता है, तो हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होता है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जरूरी नहीं कि इवेपोरेशन के लिए हमेशा बॉइलिंग ही चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता रहता है और उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वो बॉइलिंग पे जितनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उससे ज्यादा होती है। बट हमें जब तक बोला नहीं जाएगा हम 540 ही लेंगे, यदि हमें कुछ बोला नहीं जाएगा तो। मैं क्लियर साउंड कर रहा हूं? तो ये सारी प्रैक्टिकल डे टू लाइफ के एप्लीकेशंस हैं। गैस से लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, मोस्टली हम इन दोनों के साथ ही डील करेंगे। सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड में हम कम डील करेंगे, और इसको बोल रहे हैं हम लोग सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। तो ये क्लियर है? इसका एग्जाम्पल भी देख लिया, ड्राई आइस। ओके, तो हमारे अभी तक फॉर्मूला केवल क्या है? Q बराबर ms डेल्टा टी, कैपिटल S डेल्टा टी, NC डेल्टा टी, ये हमारा फॉर्मूला आया। और यदि हमें फेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो MLF MLV। तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन, यदि आइस मेल्ट हो रहा है तो किस टेम्परेचर मेल्ट होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, ठीक है ना। तो जब तक कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगा टेम्परेचर रेज नहीं होगा। पहले कंप्लीट आइस वाटर में जाना चाहिए, उसके बाद ही टेम्परेचर रेज होगा। पार्टली आइस है, पार्टली वाटर है, हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर रेज नहीं होगा। पहले कंप्लीट वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे ही बॉइल कर रहा है, तो जब तक पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर रेज नहीं होगा। वो फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस समय जितनी भी एनर्जी दे रहे हैं वो हमारी इंटरनल एनर्जी में जा रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के को ओवरकम करने में जा रही है। ये मैं क्लियर साउंड कर रहा हूं? ठीक है। तो जैसे मान लो माइनस थीटा पे आइस है, माइनस थीटा पे आइस है, तो पहले उसको 0 डिग्री पे लेकर आना होगा। उसके लिए हमें आइस की स्पेसिफिक चाहिए होगी, जो कि 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। अपन लिखे एस आइस जो है वो 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। एस आइस 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एस वेपर, वाटर वेपर 0.46 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कभी कभी क्वेश्चंस में हमारी टर्म काम आती है जिसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या अभी? हीट इसमें नहीं है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। हीट ऑफ कंबशन, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी
heat of combustion, energy released when unit amount of substance is completely oxidized, energy released when टेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, when unit amount of substance, sorry, STIO है ना, when unit amount of substance is oxidized completely, heat energy released when unit amount of substance is oxidized completely, that is heat of combustion. तो इसको हम लोग सपोज H से डिनोट करें, H से, तो एनर्जी रिलीज्ड when unit amount of substance is completely oxidized. ठीक है, so when m mass is used, then energy released is Q equals m into h. h है यूनिट अमाउंट के लिए, तो m मास के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज m into h. इस क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार. आदि पीछे रीड करना. राइट, तो नया टॉपिक है, दो बार पढ़ेंगे, अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, है ना, धीरे धीरे न्यूरल पाथवे बनेगा. A lead bullet penetrates into a solid and melts. Solid से मेल्ट हो रही है. Assuming that 50% of its kinetic energy was used to heat it, calculate the initial speed of the bullet. The initial temperature of bullet is 27 degrees Celsius. Melting point is 327 degrees Celsius. Latent heat of fusion of lead is 2.5 into 10 to the power 4 joule per kg, and specific heat capacity of lead is this. तो 27 डिग्री सेल्सियस पे बुलेट है और उसको मेल्ट करना है, तो पहले कहां तक जाना होगा, मेल्टिंग पॉइंट तक जाना होगा. मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 327. तो पहले तो आपने वो टेम्परेचर 27 से 327 पे लेके जाना है. टेम्परेचर 27 से 327 पे लेके जाना है. इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ms डेल्टा टी. क्या हमें m मालूम है, हमें s मालूम है, हमें डेल्टा टी मालूम है, तो ये ms डेल्टा टी. फिर जब 327 पर आ गए तब हमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लेड ये तो दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है 2.5 into 10 to the power 4. तो सॉलिड से लिक्विड में आना है, तो अब कितनी एनर्जी देनी है, mLf. तो टोटल एनर्जी कितनी देनी है, ms डेल्टा टी प्लस ml. पहले 27 से 327 पर आना है और फिर उसके बाद मेल्ट करना है. तब मेल्टिंग कब होगी, जब 327 पर आएगा, यस नो. तो 27 से 327 पे आने के लिए ms डेल्टा टी हम लोग यूज में लेंगे, और 327 पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर mlf काम में लेंगे. और क्वेश्चन में अजम्पशन गिवन है कि जो लेड बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी थी उसका 50% यूटिलाइज हो रहा है हीटिंग में, रिमेनिंग 50% कहां जा रहा है हमें नहीं मालूम. 50% इसमें काम आ रहा है हमारा, हीटिंग में जो काम आ रहा है 50% काम आ रहा है. इज इट ओके,
क्योंकि वो जिस ऑब्जेक्ट से टकरा रही होगी उसको भी वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही होगी। तो 50% हमें हीटिंग में लेके चलना है। यस नो, किसी क्वेश्चन कुछ और दिया होगा, हमें यहाँ पे 50% गिवन है। ऑलराइट, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम मास वी स्पीड हाफ एम वी स्क्वायर, और उसका कितना परसेंट? 50%, यानी कितना हो गया? हाफ। तो हाफ ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू रेज द टेम्परेचर प्लस फॉर फेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलएचएस में क्या लिखूं मैं सिंबल्स में? एलएचएस में मैं क्या लिखूं सिंबल्स में? कितनी एनर्जी है हमारे पास में? हाफ ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज एनर्जी अवेलेबल। अब ये क्या काम आ रही है? कुछ दिक्कत है? हाँ देखो, अपन इसको ऐसे डायग्राम से देखें तो हमारे पास पहले बुलेट 27 डिग्री सेल्सियस पर है, वो हीट होगी और 327 पे जाएगी और फिर उसके बाद मेल्ट होगी। तो ये अलग अलग स्टेट है। तो पहले हमें बुलेट को यहां से यहां लेकर आना है। हमें T1 इक्वल्स 27 डिग्री सेल्सियस से T2 इक्वल्स 327 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आना है। इसके लिए कुछ हीट देनी पड़ेगी। फिर हमें यहां से यहां जाना है। 327 बुलेट इन सॉलिड, बुलेट मेल्टेड, सॉलिड से मेल्टेड में यहां एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी Q1 है जो कि ms T2 माइनस T1 के बराबर है। ये एनर्जी mlf है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी, और वो कहां से आई? जो बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी थी उसका आधा 50%। तो क्या करें? इक्वेशन कैसे फ्रेम करें? हाफ ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, ये जा रहा है कन्वर्जन में ms डेल्टा टी प्लस mlf। देखो ओके क्या है ना? m पूरे में से कैंसिल हो रहा है, 4 का फैक्टर उधर जा रहा है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इनिशियल स्पीड। तो v के लिए रीअरेंज कर लें। तो v के लिए हो गया 4 ब्रैकेट में s डेल्टा टी प्लस lf, m कैंसिल हो गया, अंडर रूट। कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है? सब कुछ SI यूनिट में डालना है अपने को। S डेल्टा टी, तो S दिया हुआ है हमें 125 जूल पर केजी पर केल्विन। यूनिट चेक कर लेनी है, 125 जूल पर केजी पर केल्विन, 125। और डेल्टा टी है हमारा 27 से 327 300, तो 125 इंटू 300 300 प्लस LF कितना है? 2.5 इंटू 10 पावर 4। गगन, तो ये 2.5 इंटू 10 पावर 4 जूल पर केजी है, और ये भी जूल पर केजी पर केल्विन, और केल्विन कैंसिल हो गया। 300 डिग्री सेल्सियस से केल्विन एक ही होता है डिफरेंस में, डिग्री सेल्सियस या केल्विन डिफरेंस में एक ही रहता है, इसलिए। तो ये हो गया 375 इंटू 100, तो यहां पे अपन 3.75 हो गया ये। तो 3.75, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अपन उसको अच्छे से फिनिश कर रहे हैं। 10 पावर 4 का फैक्टर कॉमन लो, 4 इंटू 10 पावर 4 बाहर आ रहा है, तो 2 इंटू 10 पावर 2 बन रहा है, 200 बाहर आ रहा है, अंदर 3.75 प्लस 2.5 दैट इज 6.25, अंडर रूट लेंगे 2.5, 2.5 इंटू 2
500 मीटर्स पर सेकेंड। हमारा आंसर आ रहा है 500 मीटर्स पर सेकेंड। अब एक बार डाउट रेस कर दो। तो आपको सेक्शन रिव्यू 8.4 तक दिया हुआ था ना, 8.2 दिया हुआ था, और 8.3 भी तो दे दिया होगा ना। 8.3 आपको पढ़ा दिया है पूरा, तो 8.3 आप कर सकते हो, बस जिसमें बॉयंसी वाला कुछ ऐसा हो जो आपने नहीं पढ़ा है वो छोड़ देना है। तो 8.3 कर सकते हो। 8.4 थर्मल स्ट्रेस वाला पार्ट है, वो अभी आप नहीं करोगे, तो 8.4 छोड़ दोगे, 8.3 आपको फिनिश करना है।